देखिए, सबसे ज़रूरी हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में, सबसे ज़रूरी जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेज हैं, और सबसे ज़रूरी ये है कि आपकी जो फोटो बनेगी वो फोटो जितनी अच्छी हो सके। अच्छी मतलब ये नहीं कि आपने बड़ी सुंदर बनाई है और स्केल से बनाया और ये बनाया वो बनाया। आपकी जो फोटो है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैन है तो मैन लिखा होना चाहिए, शिप है तो शिप लिखी होनी चाहिए, कोई टावर है तो टावर लिखा होना चाहिए, कोई क्लिफ है तो क्लिफ लिखा होना चाहिए वहाँ पर, ताकि आपके दिमाग में कोई भी शंका ना रहे। नहीं समझ में आया? तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन, दो तरह के एलिवेशन आपके पास आने वाले हैं। जब आदमी यहाँ खड़ा होता है, ये प्लेन है, और एक बात याद रखिए, जो भी प्लेन है और जो भी टावर है या जो भी क्लिफ या जो भी ट्री, वो हमेशा प्लेन के 90 डिग्री होगा। दोस्तों नहीं समझ में आया? अनलेस एंड अनटिल आप किसी माउंटेन के स्लोप पे खड़े हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको आने नहीं वाले। नहीं समझ में आया? सो इट इज़ बट गिवन कि जो क्लिफ है, जो टावर है, जो ट्री है, जो फ्लैग है या जो भी है, वो 90 डिग्री है टू द प्लेन के। उस टाइम डोंट गो वोक कि नहीं सर पेड़ तो टेढ़े भी होते हैं, आप टेढ़े की पेड़ क्यों नहीं बना रहे, वो फालतू की बातें मत कीजिए, ठीक है? 90 डिग्री पे, आई एम सॉरी, क्लिफ क्या होता है? क्लिफ पहाड़ होता है, हिल होता है। पहाड़ एक्चुअली नहीं होता, वो ऐसे स्टीप होता है यार। जैसे एक बड़ा, आई थिंक यूके में है शायद ऐसा कोई जगह, उसको बोलते हैं शायद, इफ आई एम राइट, क्लिफ्स ऑफ, ये डोवर करके जगह है, वहाँ पर वो क्लिफ्स हैं, बड़े सुंदर है, बहुत सीनिक जगह है। तो उसमें आपको ऐसे मतलब यहाँ पर वो ग्रीन आपको नज़र आता है, और ऐसे यहाँ ओशन है बढ़िया सा, और यूँ ऐसे ये स्टीप जो है इसको क्लिफ बोलते हैं। बहुत फेमस, आपने कभी ना कभी देखा, इसको क्लिफ बोलता है। नहीं समझ में आया? आई थिंक डोवर करके जगह है, इफ आई एम करेक्ट। ओके, तो 64 देख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आप ऊपर देख रहे हैं तो ये वाला जो है इसको बोला जाता है एलिवेशन। दोस्तों नहीं समझ में आया? और डिप्रेशन में आदमी हमेशा नीचे ही देख के चल रहा होता है। नहीं समझ में आया? अब किसी का मुंह नीचे मार्केट में चल रहा है, मुंह नीचे करके चल रहा है, तो आप बोलते हैं ना भाई डिप्रेस क्यों है? नहीं समझ में आया? तो डिप्रेशन का मतलब क्या होता है वो भी नोट कर लीजिए, कि ये आप यहाँ खड़े हैं और आप, ये आपकी प्लेन है, एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन, लेट अस अज्यूम दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज अ बिल्डिंग, और आप यहाँ पर खड़े हो। तो अगर आप बोलते हो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस पॉइंट ए, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया जाता है ऐसी एक लाइन जो कि प्लेन के पैरेलल है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो लिया जाता है ऐसे। दोस्तों बात ही समझ आ रही बिल्कुल? तो पहले यहाँ तक ये समझ आया नहीं आया? तो कहने का मतलब हम 6th फ्लोर पे हैं, हम 6th फ्लोर पे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। हम 6th फ्लोर पे, हम नीचे देख रहे हैं एक आदमी जा रहा है सड़क पे, तो हम जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ले रहे हैं, दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज विद एन इमेजिनरी लाइन विच इज पैरेलल टू दैट रोड, और वो जो एंगल है वो नीचे की तरफ है। अभी भी समझ नहीं आया? ओके जी, आई एम सॉरी, मैं आपको तभी कह रहा था कि डोंट गो वोक, सिंपल सा सब्जेक्ट है, सिंपल सा टॉपिक है, उसमें कोई नई नई चीज़ें मत ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप अगर यहाँ पर खड़े हैं, दिस इज अ इमेजिनरी लाइन, दिस लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। यहाँ तक शांति? पक्का? कोई डाउट तो नहीं? यू विल हैव टू काइंड्स ऑफ एंगल्स, वन वुड बी एन एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जब आदमी ऊपर देख रहा होता है, वो कब आता है? वो तब आता है जब आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। ये आदमी जब ऊपर देखेगा इसको, तो ये वाला जो एंगल है वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? सड़क वाला आदमी जब हमें देख रहा है, वो ऊपर देख रहा है, उसका एंगल स्ट्रीट से, प्लेन से बन रहा है। नहीं समझ में आया? और ऊपर जो आदमी, जो आप 6th फ्लोर में मेरे साथ खड़े हो, आप जब आदमी को नीचे देखोगे, वो इस इमेजिनरी लाइन के साथ बनेगा। ये इमेजिनरी लाइन ये प्लेन के साथ पैरेलल है, और ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा? डी, जिसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और क्योंकि आप समझदार बालक हो, आपको अभी तक ऑब्वियस हो ही गया होगा कि एंगल डी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ई क्या है। दोस्तों नहीं समझ में आया? जी, क्योंकि पैरेलल है। ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये इस प्लेन के पैरेलल है। भाई नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, नीचे जो आदमी देखेगा, अगर कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि आदमी ऊपर देख रहा है, और वो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमेशा प्लेन से बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो मतलब आदमी नीचे देख रहा है, और वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमेशा उस इमेजिनरी लाइन्स के साथ बनता है। दैट इमेजिनरी लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। नहीं समझ में आया? अभी बैल की तरह सर हिला रहे हो, एग्जाम में पता आप क्या करने वाले हो, ये भी सुन लो। आप बोलोगे कि ये जो है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। नहीं समझ में आया? अभी भी समझ नहीं आ रहा? जी सर, आप बोलोगे, आप दो चीज़ें बोलोगे हर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, बार बार बोलोगे ये राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है। ऑब्वियस है, सबको पता है, बट राइट ट्रायंगल आपने जब भी फोटो बनानी है तो राइट ट्रायंगल आपने बनाना है। और जब उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, सबको पता है, उसमें भी कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, सबको पता है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, बट आपने पहले ऐसे करके शो करना है कि सर ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइन, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। नहीं समझ में आया? तो जो अध्यापक आपका पेपर चेक कर रहा है उसको पता होगा कि बच्चे को पता है कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन मतलब नीचे देखना, और नीचे जब आप देखते हो
तो उस इमेजिनरी जो एंगल बनता है, उस इमेजिनरी, एक तो वो लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट और इमेजिनरी लाइन, नहीं समझ में आया? इसको अगर आप लाइन ऑफ साइट बोलते हो तो ये इमेजिनरी लाइन है और ये प्लेन है। अभी भी समझ गया? अनलेस एंड अनटिल दे टेल यू कि इंक्लाइन ट्री है या इंक्लाइन पोल है, जो कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि 11th-12th में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, 10th में नहीं बनता। तो आपका जो पोल है वो 90 डिग्री टू द प्लेन है। सर डिटेल में बातें बताई जा रही हैं ताकि आप घास करके वापस ना आ जाए, नहीं समझ में आया? अब देखिए, अब क्वेश्चन को देखिए, ये एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा हुआ है। एलिवेशन ऑफ, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आदमी नीचे खड़ा है और वो ऊपर देख रहा है, नहीं समझ में आ रहा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई आदमी ऊपर खड़ा होगा जो नीचे देख रहा है, उसी टाइम पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा टावर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कराए भी जाएंगे आपको। उसमें द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू इज कि एलिवेशन का मतलब अब नीचे से खड़े होकर आप ऊपर देख रहे हो, और डिप्रेशन का मतलब आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हो। नहीं समझ में आया? भाई शिन गार्ड, शूज, हेलमेट सब गार्ड ने आपको दे दिए, अब बिना ये डाल के आप फुटबॉल खेलने जाओगे तो आपकी गलती है, कोच की गलती नहीं समझ में आया? दोनों तरह के मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, दोनों तरह के मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द रॉक फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर, ये 100 मीटर का हाई टावर है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द बॉटम एंड फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर, ये आपका टावर है। आप कहाँ खड़े? फ्रॉम द टॉप एंड फुट, तो मतलब ये इसका टॉप है, ये इसका फुट है, ऑफ 100 मीटर टावर, ये इसका ये टावर है। दोस्तों मेरी बात नहीं समझ आ रही? हेलो, प्लीज समझिए, दो लाइंस हैं, एक लाइन टार है और दूसरी जो लाइन है वो रॉक है। एक सेकेंड बिफोर यू गो फॉरवर्ड, पहले समझ लीजिए कि आप कहाँ पर हैं। आप टार पे हैं, तो एक बार आप टार के फुट पे हैं और दूसरी बार आप टार के टॉप पे हैं, और आप किसको देख रहे हैं? रॉक को। ये देखिए किसको देख रहे हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब आप ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक। तो कहने का मतलब थोड़ी सी उसने हिंदी यूज़ की है, तो जैसे हम कविता में करते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक, ये टॉप ऑफ अ रॉक फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दोस्तों बिल्कुल समझ नहीं आया? नहीं समझ में आया? मैडम डाउट आ रहा है? बार बार कह रहा हूँ गलती मत कीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन है तो आप ऊपर देख रहे हैं, सॉरी हाँ प्लेन में कोई नहीं, मतलब एक आदमी बॉटम पे है, जो बॉटम वाला है वो प्लेन पे है, और जो दूसरा आदमी वो टॉप पे है, बट किसके? टावर के। और एंगल टावर के दोनों जो एंगल्स हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, गलती मत कीजिए। तो वो रॉक पे देख रहे हैं, रॉक का कौन सा हिस्सा देख रहे हैं? टॉप देख रहे हैं। तो जो रॉक होगा वो बड़ा होगा और जो टावर है वो छोटा होगा। ये बार बार आपके दिमाग में घूमेगा कि यार बड़ा कौन है, तो उसमें सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपको हेल्प करेगा। मैं तभी आपको डिप्रेशन भी कराऊंगा, तो आपको ऑब्वियस हो जाएगा कि कैसे चीज़ें समझ आती हैं। नहीं समझ में आया? नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि टार कौन सा है और रॉक कौन सा है। दोस्तों नहीं समझ में आया? अगर आपकी फिगर अच्छी बन गई है तो 60% आपका क्वेश्चन हो चुका है। नहीं समझ में आया? दुख क्लेश वेदना पक्का? एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ रॉक, ये टॉप ऑफ द रॉक है, फ्रॉम द टॉप ये टॉप है, एंड फुट ऑफ 100 मीटर हाई टावर, ये 100 मीटर हाई टावर है, आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द रॉक। ये फिक्र है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट है? निकालना क्या आपको? ये निकालना। कोई डाउट? पक्का? अब बेसिक ज्ञान गणित है यार, उसके बाद अगर आपकी थोड़ा भी मतलब आपको सिर्फ ये चाहिए कि साइन कॉस टैन के 30 45 60 ये वाले 3 एंगल चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए होता है। यूजुअली 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 0 और 90 वाले तो आते नहीं। और किसी वैल्यू चाहिए होती है साइन की, कॉस की, टैन की, बस इतनी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए होती है हाइट्स एंड डिस्टेंस करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होती, बस यही है। और दो चीज़ें ये समझ आनी चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है। मगर जी नहीं समझना, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो जैसे अब मुझे क्या निकालना है, ये 100 मीटर मुझे दिया हुआ है, भाई समझ आ गया। 45 का एंगल सबसे क्यूट होता है, क्यों क्यूट होता है वो भी देख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर tan 45 आ जाता है तो यू शुड बी हैप्पी, बिकॉज tan 45 जब 1 आता है तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो है वो सेम है। नहीं समझना, तो जिस ट्रायंगल में आप हैं
जिस ट्राइंगल में, जी जिस ट्राइंगल में आप हैं उसका अगर 45 है तो उसका परपेंडिकुलर और बेस सेम होगा। नहीं समझ में है? नहीं समझ आया तो बोलना। ये ट्राइंगल है, इसको मैं टी बोल रहा हूँ, इसको मैं एफ बोल रहा हूँ, इसको मैं आर बोल रहा हूँ, और इसको पी बोल रहा हूँ, और इसको क्यू बोल रहा हूँ। यहाँ तक मेरी बात समझ आई या नहीं है? यहाँ तक ठीक है? अब देख, जब भी क्वेश्चन करना है यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाना है, 90 डिग्री बनाना है, ताकि हमें पता हो कि ये 90 डिग्री पे है। यहाँ तक शांति? अब देखिए, अब जो ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं वो राइट ट्राइंगल है। कौन सा? आर एफ पी। नहीं समझ में आया? डाउट है तो रोक ले। अब आर एफ पी में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये किसके इक्वल है? tan 45 के। अभी भी समझ नहीं आया तुझे? अभी भी समझ नहीं आया? तो मैं अब ये एज्यूम करता हूँ कि हाइट ऑफ द रॉक जो है वो h है। अभी भी समझ नहीं आया? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो h है। नहीं समझ में आया? अगर वो h है तो ये भी h होगा। अभी भी समझ नहीं आ रहा? काहे? क्योंकि आर पी आप डालोगे h, यहाँ लिखोगे एफ पी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर एफ पी इज इक्वल टू h। दोस्तों नहीं समझ में आया? तुझे डाउट है तो रोक ले, क्योंकि ये मैं बहुत बार यूज़ करूँगा। तो tan 45 कभी भी दिखेगा यू शुड पढ़ी, बिकॉज परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल हो गया, तो वो सट से क्वेश्चन हो जाता है यूजुअली। अब ये जो h है वही ये वाला h है। नहीं समझ आया तुझे? अरे ये वाला जो h है विनीत, वही तो ये वाला h होगा। पैरेलल है ना दोस्त? नहीं समझ में आया? पक्का? वो h कैसे बना? हाँ, अब तू सोच रहा है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, पहले हमने जो ट्राइंगल लिया था, अब देख मैं तुझे ड्राइंग करके दिखाता हूँ, तुझे अच्छा लगेगा। ये देख, पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था, तुझे समझ आया? जब ये वाला ट्राइंगल लिया था तो इसका परपेंडिकुलर h था और बेस h हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या है? tan 45। तो tan 45 क्या होता है? 1। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? 1। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया? बेस के। अभी भी समझ नहीं आ रहा? पक्का? तो जब भी tan 45 होता है तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल होता है? बेस के। ये ट्राइंगल देख, ये 45 है, तो ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? tan 45। tan 45 क्या होता है? 1। tan 45 1 होता है। नहीं याद तो अभी याद कर ले। तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो गया? बेस के। अरे लल्ला, ये भी यहाँ जाएगा ना? नहीं समझ में आया? अभी तो मैथ्स का काफ़ी लंबा रास्ता है भाई। वेरी गुड डाउट। तो tan 45 में परपेंडिकुलर बेस के इक्वल होता है, ये ठीक है। तो अब ये वाला जो h है, देख ये वाला जो h है वो इसका h के इक्वल हो गया, और ये वाला जो h है वो इस h के इक्वल हो गया। नहीं समझ आया दोस्तों? पक्का? तो अब क्या करोगे? भगत जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी, तो ये h है आपके पास, ये 30 डिग्री आपके पास। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया यार, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैंने। 100 यूज़ नहीं किया, मुझे एक्चुअली 100 यूज़ कर लेना चाहिए था। 100 मैंने यूज़ नहीं किया। जी जी जी, नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ा सा गाड़ी यहीं से चलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ मैं कर पाता हूँ नहीं कर पाता। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया, बट ठीक है, यहाँ से भी गाड़ी निकल आएगी। इसके बाद मैं इसका आसान तरीका भी आपको बता दूँगा, बट ठीक है आप गलत रास्ते पे आ गए, बट थोड़ा सा लंबा रास्ता लूँगा, बट वापस रास्ते तक पहुँच जाएंगे। मेरी तुझे यहाँ तक कोई डाउट है? ओके ओके, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, अब मैं राइट ट्राइंगल ले रहा हूँ, RTQ। तो परपेंडिकुलर ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। नहीं समझ में आया? तो RQ किसके इक्वल हो गया? H tan 30। भव्या जी नहीं समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो। आपने ट्राइंगल RTQ लिया, आपने ट्राइंगल RTQ लिया, तो परपेंडिकुलर क्या है? RQ, और बेस क्या है? H। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 30। तो RQ जो है वो किसके इक्वल हो गया? ये जो RQ है वो किसके इक्वल हो गया? H tan 30। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? पक्का? अब देखिए ये जो है ये किसके इक्वल है? H tan 30 के। यहाँ तक समझ आ गया? tan 30 किसके होता है? 1/√3 के इक्वल होता है।
आर क्यू जो है वो एच अपॉन रूट थ्री हो गया। नहीं समझ में आ रहा? नहीं समझ आ रहा तो बोल देना, tan 30 1 बाय रूट थ्री होता है। फिर क्या नहीं समझ आया? बोली 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 बोली। किसकी? नहीं है ना, देखिए मैं उस रास्ते पे जा रहा हूँ अभी, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपके पास अभी जो लेंथ है वो टी एफ लेंथ है, जो कि टार की लेंथ है। यूजुअली मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कैसे मैं गलत रास्ते पे चला गया। यूजुअली क्या किया जाता है, ये वाला जो 100 उसने दिया हुआ है ना, वो वाला 100 ये ले लिया जाता है और इसको एक्स ले लिया जाता है। नहीं समझ में आया? मैं थोड़ा सा लंबा रास्ता ले गया, बट हम वापस आ रहे हैं वहाँ पर। तेरा डाउट बोल। tan 30 1 बाय रूट थ्री होता है, तो एच अपॉन रूट थ्री आ गया, याद है? ठीक है, ओके। तो आर क्यू जो है, ये वाला जो आर क्यू है वो आपका किसके इक्वल है? एच अपॉन रूट थ्री के, याद है? ठीक है, ये पूरी लेंथ जो है वो एच है, ये जो लेंथ है वो एच अपॉन रूट थ्री है, तो एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री वुड बी इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन पूछिए। आर पी टोटल लेंथ है, आर पी टोटल लेंथ है, आर क्यू अभी आपने कैलकुलेट किया एच अपॉन रूट थ्री। नहीं समझ में आ रहा? एच आपने एज्यूम किया था रॉक की हाइट, आर क्यू अभी आपने कैलकुलेट किया एच अपॉन रूट थ्री, तो एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री वुड बी इक्वल टू 100। नहीं समझ में आया? अरे इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए, आसान तरीके से आपको कैलकुलेशन इसकी मिल जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक समझ आया या नहीं आया? अब इसको आपने सॉल्व करना है, एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 100। क्या सॉल्व करना आपने? एच माइनस एच अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 100। एच मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 100। दोस्तों कोई डाउट? तो रूट थ्री माइनस 1 अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू 100। दोस्तों कोई डाउट? तो एच किसके इक्वल हो गया? 100 इंटू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस 1। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? कभी भी अगर आपको 1 माइनस रूट थ्री नजर आना शुरू हो तो आप गलत हैं। अब पूछ ले, शर्मा क्यों रहा है? मैं देख रहा हूँ, अच्छा, समझने की कोशिश कर। तो इतनी देर आप सुन लीजिए। कभी भी अगर आपको 1 माइनस रूट थ्री नजर आए तो आप गलत रास्ते पे हैं। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। आप गलत रास्ते पे इसलिए क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू याद कर लीजिए। अच्छा हाँ, समझ गया। रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। तो अगर आपने 1 माइनस रूट थ्री आपका घूम रहा है तो बेसिकली आप 1 माइनस 7.32 आपका नेगेटिव में चल रही है हाइट, तो आपने गड़बड़ कर रहे हो आप कहीं। जी सत्य वचन। भाई नंबर चाहिए तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो रेस्ट करो घर पे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? प्रोसेस हो जाएगा। हाँ, तुझे रैशनलाइज करना आता है? नहीं आता? हाँ पक्का? हाँ हाँ। बस अगर रैशनलाइज करना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ कि हुआ क्या। हाँ हाँ, एक सेकंड यार, मैं इसको टंग 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 करके आवाज़ करता रहेगा जी। यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको 2 मिनट समझा देता हूँ। देखिए यहाँ मैं तभी आपको टिपिकल से क्वेश्चन करा रहा हूँ जिसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाए। देखिए ये इसके बाद का जो स्टेप है, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला स्टेप जो है वो आपने क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर रैशनलाइजेशन तब सीखा था। तो उसके बाद ये रूट थ्री जो है ये, आई एम सॉरी, मैं इसको पूरे को नहीं लेना चाहिए, मुझे इसको लेना चाहिए। हाँ, मैं एक्चुअली ज़्यादा ले गया, मुझे लेना चाहिए सिर्फ इसको। तो रूट थ्री माइनस 1 को ये देखिए, ये रूट थ्री माइनस 1 को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ कैसे? रूट थ्री प्लस 1 और रूट थ्री प्लस 1 करके, और तब तक मेरा ये जो 100 रूट थ्री है ये साइड में वेट कर रहा है। आप देख रहे हैं? नहीं तुझे दिख रहा है? अब जब तूने रैशनलाइज किया, अगर तूने प्रैक्टिस किया होगा तो रूट थ्री प्लस 1 न्यूमरेटर में, नीचे 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया। नहीं समझ में आया? वो जो 2 है वो इस 50 से कट के ये यहाँ पर बैठा हुआ है 50, और ये रूट थ्री बैठ गया यहाँ पर। नहीं समझ आया तुझे? और साइड में लिखा हुआ है रूट थ्री प्लस 1। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति? तो अब देखिए ये वाला जो 50 है
ये 50√3 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस √3 से, अच्छा हाँ तो वो ये है, और फिर 50√3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस 1 से, फिर जो कि ये 50√3 है। अभी भी समझ नहीं आया हाँ समझ आ गया पक्का? तो हाँ तो 50 × 3 150 हो गया, यस और 50 × √3 50 × 1.7 आपको करना पड़ेगा, और फिर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अच्छा ये करना पड़ेगा जी थोड़ी तकलीफ करनी पड़ेगी अगर नंबर चाहिए, बाकी अगर पार्टी मोड है तो आपकी इच्छा। नहीं समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्री ऐसे यूजुअली यस सर, यूजुअली बच्चे यहाँ तक तो धक्के से पहुँच जाते हैं, बट उसके बाद जो रैशनलाइजेशन वगैरह है वो क्लास 9th का काम है। अगर आपको नहीं आता तो एक बार चैप्टर 1 अपना रिवाइज कर लीजिए। अगर रैशनलाइज फिर से सीखना चाहते हैं तो मेरे पास एक 9th का बैच आता है, कभी वो रैशनलाइजेशन उनको मैं करा रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे मुझे बता देना, मैं उसमें आपको डाल दूँगा। नहीं समझ में आया? 1-2 लेक्चर लगेंगे उसमें। नहीं समझ में आया? तो दोस्तों जो हमने किया वो स्लो मोशन में यहाँ पर है, ये सारी कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी मोर और लेस। जो भी हम कर रहे हैं ये देखिए, सारा उसी रास्ते पे चलता जा रहा है लड़का। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये फाइनली आपका जो आंसर है वो 236.5 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया दोस्तों? के डाउट? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के 2 क्वेश्चन और हम करने वाला है, ठीक है? बट आपको जो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे वो कुछ 10-15 क्वेश्चन के दिए जाएंगे। इसका आसान तरीका क्या था? इसका आसान तरीका ये था यार, मतलब वो भी इतना कोई आसान नहीं है। हाँ बोलिए अभय जी, इसका बोलिए। ये जो 45 है इसको यहाँ पे ले सकते हैं ना, एक सेकंड ये बोलिए। 45 यहाँ ले लेंगे जी। तो ये 100 हो जाएगा। जी उसके बाद मुझे नहीं पता क्या करना है इससे, कुछ तो घर पे जाके करना बेटा, और पता चलेगा कि कहाँ फंसोगे। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अब देखिए यार, जो मैं बोल रहा हूँ कि आसान है वो कोई इतना खास आसान है नहीं। दैट इज़ व्हाट दिस फेलो हैज़ डन। इसने सिर्फ ये किया कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसको 100 ले लिया। एक्चुअली इसको क्या कर लेना चाहिए, यहाँ से लेके इसको 100 ले लेना चाहिए, और ये जो है इसको h ले लेना चाहिए। विनी तुझे समझ आ रहा है? घूम घाम के बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज़ जस्ट लाइक अप्लाइंग लिपस्टिक ऑन अ पिग। वो गंदा क्वेश्चन नहीं है। इट विल रिमेन अ पिग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इट जस्ट यू नो, देखो लिपस्टिक लगा दी, नहीं समझ आया? क्लास 10th का काम है तो इतना तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी दोस्तों। नहीं समझ में आया? जी सर, ये ट्रिग्नोमेट्री अभी तो शुरू हुई है। नहीं समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 150 मीटर टॉल लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस है, ये 150 मीटर टॉल है, ये लाइट हाउस है। इस पर लिख दीजिए ये लाइट हाउस है, ताकि आपको याद रहे यार ये लाइट हाउस था। द एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन आए तो एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन आप लगा दीजिए, विच शुड बी पैरेलल टू द प्लेन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप, ये टॉप पे आप हैं, ऑफ अ 150 मीटर टॉल लाइट हाउस, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स अप्रोचिंग इट आर 30 and 45 डिग्री। अब एक मेरी बात समझिए, इसके 2 भाई हैं, दोनों मैं आपको अभी समझा देता हूँ। पहली बात तो ये समझिए, थोड़ा अक्ल लगाइए कि ये एंगल 45 है और ये एंगल 30 डिग्री है। दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट? विनीत तेरा कोई डाउट? 45 डिग्री बड़ा होता है ना, और 30 डिग्री छोटा होता है, यही बोल रहा हूँ। ये साइड की साइड कौन सी साइड? 30 डिग्री ये साइड। हाँ, वो मैं अभी समझाता हूँ। अच्छा ये बात समझ आ गई? हाँ जी इसका मतलब जो 30 डिग्री वाला है शिप वो ज़्यादा दूर होगी, और जो 45 डिग्री वाली शिप है वो नज़दीक होगी। यहाँ तक समझ आ गया? हाँ जी। बोलो। सर इस जी तो बेसिकली बोल रहे हैं कि 2 साइड से आ रहे हैं। जी 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 जी। अगर आपने क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है, उसके बाद क्वेश्चन चेंज होता है। इफ़ वन शिप इज़ डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, वो मैं अभी तक यहाँ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको यहीं तक समझा रहा हूँ कि देर आर 2 पॉसिबिलिटीज़। 1, द शिप्स आर ऑन अपोजिट साइड्स। 2, द शिप्स आर ऑन द सेम अगर साइड। कुछ लिखा नहीं है तो क्या करें? और लिखा होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन का लॉजिक ही नहीं बनता। नहीं समझ में आया? तो एक तो फैक्ट ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा फैक्ट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है तो वो वाली शिप आपके नज़दीक होने वाली है, और जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है वो लेफ्ट वाली शिप है, वो दूर होने वाली है। नहीं समझ में आया? यहाँ तक समझ आ गया? ये तो वो वाला केस है जो इस क्वेश्चन में नहीं एप्लीकेबल, जिसमें वो बोल रहा है कि सर, क्योंकि इसमें तो आगे वो बोलना शुरू कर देता ना, इफ वन शिप इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर, तो कहने का मतलब जो शिप है, ये वाली जो शिप है, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा। अब जो शिप है वो है ये, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा? 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ तक समझ आया? अच्छी बात है। नहीं समझ आया तो मेरे से पूछिए, तभी आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक शांति? प्लीज़ फिगर ऐसे ही बनाइए, उल्टे सीधे काम मत कीजिए। यहाँ तक शांति? शिप नीचे जाएगा। यहाँ तक शांति? आप लाइट टावर के ऊपर खड़े हैं और आप डिप्रेशन में हैं, तो आप नीचे देख रहे हैं। डिप्रेशन में इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है, अच्छा, एंगल ऊपर खड़े हैं, हाँ। जी, आप नीचे देख रहे हैं।
ओ सुहानी शाम डल गई, ना जाने तुम कब आओगे, नहीं समझा, ठीक है ना। 45 वो पूरे को लेंगे या वो उधर से कट करके लेंगे? कौन सा बच्चा? 45 डिग्री कट करके लेंगे, 30 डिग्री से पूरे को लेंगे। हाँ ये देख, ये वाली जो तेरी शेप है, चल मैं उसको ग्रीन वाली शेप बोल देता हूँ, ये वाली जो तेरी शेप है, ये वाली जो तेरी शेप है, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, नहीं समझ में आया। और दूसरी तरफ जो पिंक शिप है, उसका यहाँ से लेके एंगल यहाँ तक 30 डिग्री होगा, तो पिंक शिप जो है, ये जो आपकी पिंक शिप यहाँ पर है, ये जो पिंक शिप यहाँ पर है, ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा 30 डिग्री। दोस्तों, नहीं समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे बढ़िया क्वेश्चन हो जाएंगे, फिगर बना दिया आपने तो आपका 50% जॉब हो चुका है। ओ मुझे समझ आ गया। मित्रों कोई डाउट? जी बोलिए। और मैंने क्वेश्चन देखा था। ओ माता जी, ना नहीं, आप सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात कीजिए। वो 50 साल पहले एक मिला था मुझे क्वेश्चन, मैं उस टाइम जंगल में जा रही थी, पहाड़ था और बादल थे, वो सब फालतू की बात है। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलिए, पक्का तेरा, वो बाद में मैडम बात कीजिए, क्योंकि वही जो ये क्वेश्चन समझाने में ही वो जो डगर है वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो आप नई नई चीज़ें मत कीजिए। इसमें आइडेंटिटी लगता है? नहीं, यहाँ तक शांति। कोई और डाउट पूछना चाहता है? आइडेंटिटी आपको सिर्फ इसलिए कराइए ताकि कल तक आप उसको याद कर लें। यहाँ तक शांति। अब एज एक्सपेक्टेड हमारे पास क्या क्या डेटा है वो डेटा देख लीजिए। तो पहले तो आपको फोटो बनानी पड़ेगी, कैसी? ये जो है ये 150 मीटर होगा, दोस्तों कोई डाउट? हाँ। ये 45 डिग्री हो गया, तो डिस्टेंस शाबाश। जैसे ही वो 45 हुआ द पॉडी स्टार्ट्स नाउ, क्यों? परपेंडिकुलर और बेस अच्छा। सेम होगा, बट किसका? पहले तो नाम लिख लीजिए इसका, ए बी सी डी। तो अगर ये एक 150 है तो बी सी जो है वो 150 है। विनीत तेरा डाउट है तो बोल, नहीं नहीं, पक्का हाँ जी समझ आया। समझ आ गया? अब देख वो क्या बोल रहा है। अच्छा ये तो हमने अकाउंट कर दिया, तो हम यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद वो क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है इसको लिया जाएगा x। दोस्तों नहीं समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप करोगे, चीज़ें चलती रहेंगी। रायता फैलाओगे, हीरोगिरी करोगे, स्वैग मारोगे, ओ भाई फिर आपकी इच्छा। और सरकार ने तो बोल दिया ना कि हेलमेट डाल लो, हाँ। अब नहीं डालोगे तो यार आपकी इच्छा है। सरकार ने स्पीड लिमिट भी डाल दी, 60 की स्पीड लिमिट है सर, ये सेफ ड्राइविंग स्पीड है। अब आप बोलोगे नहीं मोदी जी ने कुछ किया नहीं, तो फिर आप मोदी जी आपके घर पे आके आपको हेलमेट थोड़ी डलवाएंगे। नहीं समझ में आया? यहाँ तक शांति, पक्का? कोई डाउट? जी भवेश बोलिए, पक्का? अब आपको एक्स निकालना है, और समझदार बच्चे हो आप। जी जी जी, शाबाश 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 एक्स शाबाश। tan 30 डिग्री ए बी लिखा होगा इज इक्वल टू, अरे 2 मिनट, tan 30 डिग्री किस कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? 150 150, और बेस क्या है? 150 प्लस एक्स। तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा विनीत? बिल्कुल नहीं। अच्छा 150 की बात पूछ लेना ऊपर। जी tan 30 समझ आ गया? हाँ जी। पहले तो एक्चुअली यहाँ मुझे लिखना चाहिए ट्राइंगल ए बी डी। दोस्तों कोई डाउट? अच्छा मैं ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन में आप प्लीज़ ट्राइंगल लिखिए कि कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं आप। एग्जामिनर को पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ये दोनों निकाल के इसको प्लस भी कर सकते किसको? वो तू 2 मिनट शांति, ये पहले सुन ले। भवेश को डाउट? tan 30 इज इक्वल टू 150 परपेंडिकुलर अपॉन 150 प्लस एक्स विच इज द बेस। बेस ऑफ व्हाट? ऑफ दैट ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ये यूं बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला। दोस्तों कोई डाउट? हाँ। पक्का? हाँ जी। यहाँ तक शांति। तो यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो अब मैं फोटो की भी ज़रूरत नहीं है। याद रखिए जो एक्स था। अच्छा कई बार आप ये करेंगे कि आपको याद ही नहीं होगा कि मेरा एक्स क्या है, वो कुछ और पूछ रहा होगा आपको, आप कुछ करके हाँ एक्स की वैल्यू निकल गई, एक्स की वैल्यू निकल गई, आप आगे चले जाओगे। वो एक दूसरी गलती होती है। दोस्तों नहीं समझ में आ रहा? आ जाएगा, जब गलतियाँ करोगे समझ आ जाएगा। नहीं तुझे यहाँ तक कोई डाउट है? ना ना। अब देख ये 1/√3 है क्या? tan 30 क्या? तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? नहीं समझ में आया? समझ आया। देखिए दो तरह का एटीट्यूड है। एक एटीट्यूड ये हो सकता है कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, मैं नहीं करूँगी, है ना। दूसरा ये हो सकता है कि ये तो डिफिकल्ट है तो यार मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। माइंडसेट का डिफरेंस है। अब ये बालक आपके सामने खड़ा है, अब ये बोल सकता है इतना कौन करेगा, माइंडसेट है। अरे बोलता हाँ यार डिफिकल्ट है तो मस्ती नहीं कर सकता मैं। आप समझ रहे हैं? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही? सी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दिस इज अप्रैल। आपके पास अभी 10-11 महीने है, और यूजुअली जब आप 10th में होते हैं दिवाली बहुत जल्दी आती है, याद रखिए। पटाखे वही- फोड़ेगी। जी जी जी, अभी बस 10th में दिवाली बहुत जल्दी आती है, याद रखिए। अभी लक्ष्मी पूजा तो होगा। हाँ दोस्तों कोई दुख क्लेश वेदना यहाँ तक?
150 का दूसरा वाला कहाँ गया? दूसरा ये देखिए, ये जी जी बोलिए ओके जी। ओके सर स्लो मोशन में देख लीजिए, ये 150 यहाँ जाएगा, जब जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो लिखा जाएगा कैसे minus होता रहेगा? -1 ओए। अब ठीक है, तो फैक्टराइज किया और तूने क्या कॉमन ले लिया 150, ओके, हाँ समझ। अंदर क्या रह गया √3 - 1। मित्रों कोई डाउट? ठीक है शांति, यहाँ तक ठीक है? तो इसमें डेसिमल का लेकर के करना है जी मैडम आपको करना पड़ेगा, टीचर वेट करते हैं इस चीज़ का कि तो छोड़ यहीं पर आंसर। अब कई बार क्या होगा, आपके पास टाइम नहीं होगा तो फिर क्या शहीद होगे, बट √3 का वैल्यू है ना फैक्टराइज कर दिया। जी 150 1.7 मैं 1.7 ही लेके 2 मिनट में कर देता हूँ। 150 0.7 200 नहीं समझ में आया ऐसे नहीं कर सकते एकदम। यार? सर 2 डेसिमल एटलीस्ट लेना चाहिए जी 1.732 बोला जाता है। ओए जी, तो 1.7 - 1 कितना हो गया यार? वो माउस पैड उठा लेगा प्लीज़, माउस और माउस पैड दोनों उठा लेना, वो फिर लेट जाएगी आराम से। तो ये 10 और 10 कैंसिल हो गया, 7 5 35 705 105 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू टिप्स। दोस्तों नहीं समझ में आया? उसको मल्टीप्लाई जी कर उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.7 लेके, नहीं समझ में आया? दो जी डेसिमल प्लेसेस तक जी, वो आप करते रहिए। उसको रैशनलाइज नहीं करना। किसको ज़बरदस्ती करेगा? क्यों करेगा? वो डिनोमिनेटर में जी, रूट जब डिनोमिनेटर में होता है तो रैशनलाइज किया जाता है, और ये बालक ने यहाँ सम किया हुआ है, तो इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि सॉल्यूशंस देखने कैसे हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये बालक ने फोटो बनाई 150 45 30 सारा तामझाम किया, 150 √3 - 1 150 इंटू हाँ जी। और √3 - 1 करके 150 से मल्टीप्लाई करके अब उसने डेसिमल प्लेसेस ज़्यादा लिए हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। दोस्तों नहीं समझ में आया? समझ आ गया। पक्का? हाँ जी। शांति। यस। मिस्टर विनीत, आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे? नहीं सर। मैं वही पूछ रहा था कि अगर दोनों का वैल्यू एक साथ निकाले प्लस कर दे डायरेक्ट। उसका वैल्यू तो मित्रों ये देखिए 64 to 72 64 to 72 ये क्वेश्चंस, और यहाँ से 52 to 63 ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। ये बालक ने 21 पेज की पीडीएफ बनाई हुई है, आप इसको देखते रहिए और करते रहिए। इसमें मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, ये जब क्वेश्चंस करेंगे, ये वाला टेढ़ा क्वेश्चन है, इसको हाथ में लगाइए, 57 वाले को हाथ में लगाइए, बाकी जो है वो मैनेजेबल है, बाकी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम? हाँ।